चलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बदला नहीं है सर, पहले जैसा ही है, सेम है, इजी है। ठीक, फर्स्ट यूनिट में इतना कुछ खास नहीं है, थोड़े डिफरेंशिएशन से जो एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, बट सेकेंड यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो, बायर मतलब कौन होता है सर? जो गुड्स बाय करता है या एग्री टू बाय। सेलर कौन होता है सर? जो गुड्स सेल करता है या एग्री टू सेल। गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है सर? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। क्या इंक्लूड करेंगे? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served before sale or under a contract of sale। ठीक, इसके बाद अपन ने पढ़ा था सर एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं सर? जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम होना चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते टाइम अगर वो गुड्स प्रेजेंट है तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। इसके अंदर वैरायटी थी सर, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स। याद है सर? मैं आप लोग को एग्जांपल दिया था सर, वो पार्ले जी वाला, जाके दुकान में बोला भैया बिस्किट निकाल देना, कोई भी, वो होता है अनएसर्टेन। सर एसर्टेन वो होता है जहां पर मैं बोला भैया पार्ले कंपनी का निकालना। फिर मैं स्पेसिफिक में बोल देता हूँ भैया पार्ले का वो जिसमें जिम एंड जैम है, बीच में जेली हो, वो वाला स्पेसिफिक गुड्स। बट याद रखना ये तीनों गुड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम इसको एग्जिस्टिंग गुड्स की वैरायटी के अंदर पढ़ते हैं सर। ठीक है, अगला है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है सर? जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम प्रेजेंट नहीं है बट फ्यूचर में इनका एग्जिस्टेंस आएगा सर। आईफोन 16। अगला है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स क्या होता है सर? सर ये डिपेंड करता है सर, ये गुड्स होंगे नहीं होंगे सर, कंटीजेंसी होती है इन गुड्स पे सर। वो याद है ना, शिप से गुड्स आ रहा है, हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। ठीक है, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डिलीवरी। डिलीवरी वर्ड का मतलब क्या होता है सर? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तीन टाइप की डिलीवरी होती है सर। एक्चुअल, एक्चुअल क्या होती है? जहां फिजिकली ट्रांसफर करते हैं सर। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है सर? सर यहाँ पर क्या होता है, गुड्स पहले हमारे व्याप में कोई और रखा था, अब वो किसी और के व्याप में रखता है। याद है ना सर, मैंने किसी पर्सन को गुड्स दिया था अपना रखने के लिए, पहले वो मेरे व्याप में गुड्स रख रहा था, अब मैंने वो गुड्स किसी और को सेल कर दिया, अब वो गुड्स उसके व्याप में रख रहा है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, गुड्स तो वही है ना, उसी आदमी के पास है, ओनरशिप चेंज हुई है सर। अगला है सिंबॉलिक डिलीवरी। ये क्या होता है सर? सर सिंबॉलिक डिलीवरी वो होती है सर जहां पर हम कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके गुड की ओनरशिप पास होती है, वो डॉक्यूमेंट हम कल के दिन किसी और को पास कर देते हैं। वो सर डॉक्यूमेंट्स हम किसी और को पास कर देते हैं, तो सर वो डॉक्यूमेंट के थ्रू हम ओनरशिप पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? अगला दिया हुआ सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके गुड्स की ओनरशिप रिप्रेजेंट करेंगे सर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जिससे, जो हमारा एजेंट हो, जिसके जो हमारे बिहाफ में काम करे और हम उसके थ्रू गुड सेल करें। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब ओनरशिप। सर इंसॉल्वेंट कब होता है कोई पर्सन? जहां पर उसका डेट ज्यादा हो जाता है सर उसकी एसेट से, तो हम उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं सर। प्राइस क्या होता है सर? मनी कंसिडरेशन सर। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है सर? कोई भी गुड्स की उसके स्टेट या कंडीशन। फिर हम पढ़ना चालू किया था सर सेल। सेल मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, सबको बोलना है, ये लाइन बोलना है सर। क्या बोलेंगे अपन? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है सर? सर ओनरशिप आज पास नहीं हुई है, आज तो सिर्फ बातचीत हुई है सर, सिर्फ बातचीत हुई है सर। ठीक है, ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन देयर ऑन। सर ओनरशिप तो बाद में पास होगी सर, अभी तो सिर्फ बातचीत है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। सर एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाएगा सर? जब कोई कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी थी एग्रीमेंट टू सेल की, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, टाइम लैप्स हो जाए, या कोई भी चीज हो जिसपे वो डिपेंड था कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज हो जाएगी, तो वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा सर। फिर हमने बोला था सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनाना है तो कुछ चीजें एलिमेंट्स होना चाहिए सर, कुछ एलिमेंट्स जरूरी है सर। सबसे पहला क्या होना चाहिए? बायर और सेलर, टू पार्टीज। सर क्या होना चाहिए? गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्विस तो बाहर है, हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे सर। प्राइस इन मनी होना चाहिए, नॉट इन काइंड, नॉट इन काइंड, काइंड नहीं चलेगा सर। पार्टली कैश पार्टली काइंड चलेगा, बट पूरा काइंड तो नहीं चलेगा सर। अगला क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोले तो ओनरशिप। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल डिपेंड करेगा।
आप लगाना चाहो कंडीशन लगा सकते हो सर। याद रखना सेलर लगा सकता है, बायर तो नहीं लगाएगा, बायर कभी कंडीशन नहीं लगाता। बाकी जितनी भी कंडीशन है सर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सब कंडीशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर करते हैं। फिर हम बोलते हैं सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस क्या है? सर सेल में तो इमीडिएटली ओनरशिप पास होती है सर, एग्रीमेंट टू सेल में तो बातचीत है सर, फ्यूचर डेट या फ्यूचर फुलफिलमेंट कोई कंडीशन पे डिपेंड करेगा सर कि ओनरशिप पास होगी कि नहीं होगी। समझ आ रहा है? अगला देखो सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड वो होता है सर जहां दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर देती है, वो होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी वो होता है सर जहां पर दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं किए, या तो एक ने किए दूसरे ने नहीं किए सर। ठीक, अगला है रेमेडीज फॉर ब्रीच। सर अगर आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो गुड्स की ओनरशिप तो पास हो चुकी है, गुड्स सामने वाले के पास जा चुका है, अब हम उसके ऊपर केस करेंगे पैसा दें। पर सर जब बात एग्रीमेंट टू सेल की केस है तो सर यहाँ पर ओनरशिप पास ही नहीं हुई है, यहाँ तो बातचीत हुई है, तो हम गुड्स का प्राइस नहीं लेते, यहाँ पर हम उससे डैमेजेस लेते हैं भाई कि तू वादा किया था लूंगा, वादा करने के बाद तोड़ दिया, डैमेजेस दे। आई बात समझ? अगला लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। सर होता क्या है सेल के केस में किसकी लाइबिलिटी है? बायर की, क्योंकि बायर को पैसा देना है, सेलर ने तो गुड्स दे दिया। एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर, क्योंकि सेलर को पहले ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है तब तो बायर पैसा देगा। आ रही बात समझ? अगला है बर्डन ऑफ रिस्क। बर्डन ऑफ रिस्क सेल के केस में किसका होता है? बायर का, क्योंकि सर ओनरशिप पास हो चुकी है ना, बायर मालिक है। अब गुड्स टूट जाए फूट जाए कुछ भी हो जाए कौन नुकसान उठाएगा? बायर। पर सर एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर, क्योंकि ओनरशिप तो अभी किसके पास है? सेलर के पास। अगला है सर नेचर ऑफ राइट, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रेम मींस अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन पर्सोनम मतलब अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक, उसके बाद है राइट ऑफ रीसेल। सर सेल के केस में सेलर रीसेल कैसे करेगा? ओनरशिप तो बायर के पास है, बायर उसको बेच सकता है, सेलर नहीं बेच सकता। पर एग्रीमेंट टू सेल के केस में बातचीत है सर, गुड्स तो मेरे पास है, मालिक भी मैं ही हूं, मैं बेच सकता हूं सर वापस, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो। आई बात समझ? फिर सेल और हायर परचेज। सर हायर परचेज याद है सर, जहां पर हम गुड्स कोई भी इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं सर, ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे तब ओनरशिप पास होती है सर, नहीं तो नहीं पास होती है सर। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस देखो सर, सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली पास होती है, हायर परचेज के केस में लास्ट इंस्टॉलमेंट में सर। सर सेल के केस में बायर को पोजीशन दे दिया जाता है, अबे तू ही इसका मालिक है, बट हायर परचेज के केस में आपको गुड्स यूज करने दिया जाता है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो गुड्स वापस भी खींच के ले आएंगे सर। समझ आ रही बात? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर सेल के केस में बायर टर्मिनेट कैसे करेगा? तो देना पड़ेगा ना, पैसा दे फिर तू अपने रास्ते, सेलर अपने रास्ते। पर हायर परचेज के केस में सर अगर आप इंस्टॉलमेंट देना बंद किए, अगर आप इंस्टॉलमेंट देना बंद किए तो वो आपकी गाड़ी लेके चल जाएंगे सर, वहीं पर टर्मिनेट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उसके बाद आगे आपको ईएमआई देना नहीं है, वो गुड्स लेके चले गया। आई बात समझ? बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अब सर सेल के केस में बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट में जाओ केस करो और प्राइस दो, बट सर अगर हायर परचेज का केस है तो उस केस में तो गुड्स भी वापस ला सकते हो ना सर, ओनरशिप थोड़ी पास हुई है, हम उसे रजिस्टर्ड ओनर नहीं बनाया है सर, बेनिफिशियल ओनर बनाया है सर। आया समझ? गुड्स भी वापस ला सकता हूँ और पैसे भी उससे डिमांड कर सकता हूँ सर मैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सर सेल के केस में तो ओनरशिप तुरंत पास होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हायर परचेज में कैसे पास होगी सर, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में बात करेंगे सर। अगला रीसेल। सर सेल के केस में बायर चाहे तो आगे किसी और को रीसेल कर सकता है, उसकी इच्छा, पर सर हायर परचेज में नहीं कर सकता ना, अभी तो वही रजिस्टर्ड ओनर नहीं बना तो आगे कैसे बेच देगा सर? आई बात समझ? फिर हम पढ़े थे सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है सर? जहां पर हमने किसी को कोई पर्पस के लिए गुड्स दिया, जैसे ही पर्पस होगा वो बंदा मुझे गुड्स क्या करेगा? वापस करेगा। आया समझ? तो सर सेल के केस में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर, मालिक के सामने वाला। बेलमेंट के केस में ओनरशिप पास नहीं होती है सर, हमने किसी को कुछ काम के लिए कोई गुड्स दिया था, जैसे ही काम खत्म होगा वो मुझे वापस करेगा मेरा गुड्स। याद है इसमें वो दिया था मैकेनिक को अपन कार बनाने देते हैं, कार बनाएगा वो वापस करेगा, मेरी कार है सर, उसको मैं बनाने का पैसा जरूर दे दूंगा सर, मैं बेलर वो बेली, क्योंकि मैं उसको दे रहा हूं तो मैं बेलर वो बेली होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स। सर सेल के केस में रिटर्न की तो बात ही नहीं आती सर, ओनर कौन होता है? बायर। पर सर ये बेलमेंट के केस में गुड्स उसको रिटर्न करना पड़ेगा, अभी उसका गुड्स थोड़ी कि मेरा है, गुड्स तो वापस कर, तेरे को तेरा पैसा चाहिए मैं पैसा दूंगा ना,
अगला है कंसिडरेशन। सर सेल में कंसिडरेशन तो जरूरी है, अब भी पढ़ के सर काइंड में भी नहीं चाहिए, होना ही चाहिए कंसिडरेशन। बेलमेंट आपकी इच्छा, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस, फ्री में भी कर सकते हो, बिना फ्री के भी पैसे भी ले सकते हो सर, वो डिपेंड करता है, वो आपके टर्म्स डिपेंड करेंगे सामने वाले से कैसे हैं सर। आई बात समझ। अगला दिया हुआ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वर्क एंड लेबर। सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ठेकेदारी होती है सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ठेकेदारी है। ठेकेदारी में हम किसी को ओनरशिप थोड़ी पास करते सर, हम किसी को ओनरशिप नहीं देते। एक बात बताओ, अमित सर ने वो जमीन दी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो जिसको बिल्डिंग बनाने के लिए दिए क्या वो जमीन का मालिक बन गया? नहीं सर, जमीन के मालिक हम है, बिल्डिंग के मालिक हम है। जो वो ठेकेदारी का चार्जेस ले रहा है वो चार्जेस वो हमसे ले सकता है सर, समझ आया? उसकी ओनरशिप हमारे पास ही रहेगी सर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ये तो बहुत सिंपल है, अगर ये आ जाए तो नाच देना, पर तो आता नहीं है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा, ये आपको रीड करना तो करना, नहीं तो मत करना, छोड़ देना। अगला देखो सर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये पढ़ना सर, ये आता है सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। सर पेरिशिंग वर्ड का मतलब गुड्स खराब हो गया, ठीक है, और गुड्स कब खराब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के पहले खराब हो गया। अब सर अगर गुड्स पहले खराब हो गया, ना बायर को पता है ना सेलर को पता है, दोनों को नहीं पता है, और गुड्स पहले खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अबे जब जो चीज खराब हो गई उसका सेल का एग्रीमेंट कैसे करोगे? बात ही खत्म। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था, सर मान लो अगर सेलर को पता है तो उसकी ड्यूटी बनती बायर को बताना, नहीं बता रहे तो सेलर चोर है, उसकी नीयत पे खोट है सर। आ रहा है समझ? बेटा दिमाग में। अगला, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। जब हम वादा किए थे तो वो गुड्स अच्छे थे, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ तब वो गुड्स अच्छे थे, पर सर जब हमने सेल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया तो उस टाइम वो गुड्स खराब हो गए सर। अगर दोनों पार्टी को नहीं पता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है सर, बट अगर सेलर को पता है तो फिर सेलर गलत कर रहा है सर बायर के साथ। क्या बोला, समझ आया? ठीक है, दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। अगला देखो सर, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में प्राइस कैसे एसरटेन करते हैं? सिंपल है, 3 तरीका है, तुम कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। तुमको नहीं समझ आ रहा है, किसी वेलवेयर को बुला लो, कोई एक्सपर्ट आदमी को बुला लो, वो बता देगा क्या प्राइस है। सर एक्सपर्ट भी नहीं मिल रहा है, एक काम करो, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कोई और पर्सन है जो इस गुड्स से डीलिंग कर रहा है, तो देखो वो किस प्राइस पे डीलिंग कर रहा है। ये 3 तरीके हैं आपके पास प्राइस डिटरमाइन करने के। हो सकता है सर आप प्राइस डिटरमाइन करने के लिए थर्ड पार्टी के पास भी चले जाओ कि थर्ड पार्टी आपके गुड्स की प्राइस डिसाइड करे। अगर आपने थर्ड पार्टी के पास गया प्राइस डिसाइड करने के लिए, तो बात यहां पर आके अटकती है, क्या थर्ड पार्टी कैपेबल है गुड्स की प्राइस डिसाइड करने के लिए? अगर वो कैपेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सर अगर थर्ड पार्टी को दोनों में से, सेलर या बायर, दोनों में से एक भी पार्टी अगर प्राइस डिसाइड नहीं करने दे रही है, तो मान लो अगर सेलर थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने नहीं दे रही है, तो उस केस में बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि बायर के साथ गलत हो रहा है जो कि सेलर कर रहा है। क्या बोला, समझ आया? सर मान लो जो हमने थर्ड पार्टी अपॉइंट की थी, जिसको बोला था कि भैया तू प्राइस डिसाइड कर देना, वो थर्ड पार्टी खुद ही अनपढ़ देहाती बेवकूफ है, उसको डिटरमाइन करना ही नहीं आ रहा है प्राइस, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें ना सेलर की गलती है ना बायर की गलती है। समझ आया बेटा ये दिमाग में? ठीक है, और सर नेक्स्ट यूनिट देखो, ये यूनिट मुझे लगता है बड़ा मस्त है, इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेवेंस ज्यादा होता है सर। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है सर? ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाए वो स्टिपुलेशन कहलाते हैं, जो नहीं बनते वो नहीं कहलाते सर, ठीक है। फिर हम बोलते हैं सर कंडीशन क्या है? कंडीशन इज एन स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सर अगर कंडीशन टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सर। बट सर वारंटी क्या होता है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं भी हुआ ना सर तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पर सामने वाला आपसे डैमेजेस ले लेगा सर, डैमेजेस लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, डैमेजेस ले लेगा सर। आई बात समझ? ठीक है, देखो सर कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस। कंडीशन एसेंशियल है, इसके बिना आगे बात ही नहीं बनती। सर वारंटी कोलैटरल है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा सर।
सर रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच, कंडीशन टूटी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कैंसल, बात ही खत्म सर, दोनों पार्टी अपने अपने घर। अब अगर मान लो किसी को कोई लॉस हुआ होगा तो वो दूसरी पार्टी से क्लेम कर लेगा डैमेजेस। सर वारंटी के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं करोगे, आप डैमेजेस लो ना सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डैमेजेस ले लो। सर क्या कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? यस, बड़ी चीज को छोटा ट्रीट किया जा सकता है, पर छोटी चीज को बड़ा ट्रीट नहीं किया जा सकता सर, वारंटी को आप कंडीशन नहीं बना सकते। फिर हमने बोला सर 4 ऐसे केसेस है जहां पर बायर चाहे तो कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकता है, 4 केसेस है। सबसे पहले देखो सर, बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन, बायर बोला जाबे ये कंडीशन थी, माफ किया, मत कर ये कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर बायर ने वेव कर दिया तो उस केस में वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा रहा है। इस केस में कल के दिन सर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, आपने कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया। वेयर द बायर elect to treat the breach of condition as warranty। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम लिखा था ये कंडीशन है, बाद में बोला अरे नहीं नहीं यार वो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखा गया, छोड़, मैं इसको कंडीशन नहीं मानता, मैं इसको वारंटी मानता हूँ। कल के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएगा, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगला, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, याद है वो पेट्रोल वाला केस, पेट्रोल और डीजल मिल गया सर, या पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल गया था सर नॉन सेवरेबल, और बायर ने एक्सेप्ट कर दिया है या तो पूरा गुड्स या पार्ट ऑफ द देयर ऑफ, तो उस केस में सर जितना वो एक्सेप्ट कर लिया उतना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैंसिल नहीं कर पाओ, डैमेजेस लो ना, मैं मना कहां कर रहा हूं, डैमेजेस लो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन ऑफ वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। सर इम्पॉसिबल हो गया, छत्तीसगढ़ में दारू बैन हो गई, इम्पॉसिबिलिटी सर, ये इम्पॉसिबल चीज हो गई छत्तीसगढ़ में, अचानक से हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम दारू परचेस करेंगे, अब ये हो ही नहीं पाएगा सर, तो यहां पर कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी प्रैक्टिकली, तो यहाँ पर डैमेजेस भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। क्या बोल के करोगे सर, लॉ चेंज हुआ तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं ना। नॉर्मली इस केस में सर डैमेजेस क्लेम नहीं किया जा सकता, नॉर्मली नहीं कर पाते। आ रही बात समझ? आगे देखो सर, एक्सप्रेस कंडीशन क्या होता है, जहां पर कोई चीज बोल के या लिख के बताई जाती है। इंप्लाइड कंडीशन क्या होता है सर, जहां पर किसी पार्टी के कंडक्ट, कोर्स ऑफ डीलिंग या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो लगता है सर, तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड, मान के चलना सर, लोगों के काम करने के तरीके से, लोगों के कंडक्ट से पता चलता है सर, ठीक है, प्रिज्यूम बाय द लॉ। देखो सर कुछ केसेस सर, फॉलोइंग कंडीशन आर इंप्लाइड कंडीशंस, ठीक है, इंप्लाइड, ये सब इंप्लाइड है, बोलना नहीं पड़ता, मान के चला जाता है सर। सबसे पहला दिया हुआ है कंडीशन एज टू टाइटल, सर कोई भी पर्सन अगर गुड सेल कर रहा है तो ये मान के चला जाता है सर वो मालिक है, वो नहीं है तो बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा वो मालिक नहीं है सर, कंडीशन एज टू टाइटल। समझ आया, बैठा दिमाग में? कोई पर्सन अगर मालिक नहीं है और वो गुड सेल कर रहा है तो वो चोर, उसका टाइटल डिफेक्टिव, वो जिसको बेचा, वो जो परचेस कर रहा है वो भी चोर, उसका भी टाइटल डिफेक्टिव, ठीक है। अगला है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, याद है जहां पर मैं सामने से डिस्क्राइब कर रहा हूं मेरे को किस टाइप का गुड्स चाहिए, तो मैं बता रहा हूं मुझे कैसे टाइप का गुड्स चाहिए, तो आपकी ड्यूटी बनती है आप मुझे उस टाइप का गुड्स दें। अगर आप नहीं दे रहे तो सेलर चोर, उसका टाइटल डिफेक्टिव। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, याद है जहां पर बल्क क्वांटिटी आपकी सैंपल से मैच करना चाहिए सर, ठीक है सर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो बल्क को चेक कर सके सैंपल से। एक और पॉइंट है इसमें सर, कोई गुड्स में हिडन डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए सर। अबे हिडन डिफेक्ट मैं कहां से ढूंढूंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। आ रहा है समझ? अगर कोई हिडन डिफेक्ट है तो सेलर की ड्यूटी है कि बताना बायर को कि नहीं भाई इसमें हिडन डिफेक्ट है, नहीं तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा सर। आई बात समझ? अगला देखो सर, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सर जैसा सैंपल दिया गया, जैसा गुड्स को डिस्क्राइब किया गया, ड्यूटी बनती है सर सेलर की कि वो वैसा देगा, नहीं दे रहा है तो सेलर गलत है, सेलर चोर है, बायर की कोई गलती नहीं है सर। अगला देखो सर, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये ध्यान रखना है सर, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है सर क्वालिटी और फिटनेस की। आप खुद गुड्स चेक कर लो सर वो आपके क्वालिटी और फिटनेस को मैच कर रहे हैं कि नहीं, पर अगर आपने सेलर को बताया है पर्पस और आप उसके स्किल और जजमेंट में भरोसा करते हैं, उसके बाद भी वो आपको गुड्स गलत दे रहा है तो सेलर की गलती है।
क्या बोला, समझ आया? ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, इसी केस स्टडी भी ध्यान से देख के जाना सर। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये भी थोड़ा सा इसकी भी केस स्टडी अच्छे से देख के जाना। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सर कोई भी पर्सन कोई गुड्स बेच रहा है तो हम ये मान के चलते कि अच्छे क्वालिटी का गुड्स है, नहीं है तो सेलर को बताना पड़ेगा। बाहर कैसे पता चलेगा सर कि गुड्स अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं? आ रहा है समझ? अगला कंडीशन एज टू होलसमनेस, याद है सर? कोई भी चीजें ईटेबल आइटम्स आप बेच रहे हो तो ये मान के चल जाता है सर वो खाने पीने लायक है, नहीं है तो बताओ ना, सामने वाले को कैसे पता चलेगा सर? सर इसका वो बहुत फेमस केस लॉ है ना, केस स्टडी है ना, उसमें क्या बोलते हैं जिसमें वो बोलता है कि वो दूध का पैकेट बेच दिया, उसमें टाइफाइड के जर्म्स थे, तो कैसे वो उसकी वाइफ मर जाती है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा वो दूध जिसमें टाइफाइड के जर्म्स है? आपको बताना पड़ेगा ये दूध सुटेबल नहीं है सर, नहीं बताओगे तो सेलर बायर को कैसे पता चलेगा सर? आई बात समझ? अगला है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है सर? मान के चला जाता है सर इन सब केसेस में आपके पास वारंटी है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे सर, आप डैमेजेस लो ना सर। सबसे पहला दिया हुआ वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, सर अगर कोई पर्सन के पास कोई गुड्स है तो हम ये मान के चलते हैं सर वो पर्सन उस गुड्स की पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, वो उसी का गुड्स है, नहीं है तो बताना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा सर? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, उसने उस गुड्स को किसी और के पास गिरवी नहीं रखवाई है, वो गुड्स का पोजीशन किसी और के पास नहीं है, वो किसी और के गुड्स यूज नहीं कर रहा है, ये सब चीजें उसको बताना पड़ेगा। मेरे को तो अगर कोई पर्सन कोई गुड्स यूज करता हुआ दिखा तो मैं तो ये मान लूंगा कि ये उसी का है, मेरे को कैसे पता चलेगा सर? अगला देखो, वारंटी एज टू नॉन एक्सिस्टेंस फ्रॉम एनकम्बरेंसेस ऑफ एनकम्बरेंसेस, सर अगर आपका गुड्स लोन पे है, गिरवी रखा हुआ है, तो आप बताओ ना सर आपका गुड्स गिरवी पे, हमें कैसे पता चलेगा सर वो गुड्स को देख के कि वो लोन पे गिरवी पे? नहीं पता चलता सर, किसकी ड्यूटी है? सेलर की। समझ आ रहा है? ठीक है, अगला देखो सर, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, सर सेलर की ड्यूटी है कि वो क्वालिटी और फिटनेस जैसा आप बता रहे हो वैसा गुड्स वो दे, पर कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, वारंटी है। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, डैमेजेस तो ले सकते हो सर। जैसे मान लो मैंने सेलर को बोल दिया भाई मेरे साइज की टी शर्ट दो, वो अगर साइज ओवर साइज टी शर्ट दे रहा है सर जो मेरे साइज की नहीं है, तो वहां पर वो सेलर की गलती है। आप वहां पर अगर एक्स्ट्रा साइज बड़ी हो गई तो आप उसको बोल सकते हो भैया कि एक काम करो इससे एक साइज छोटी दे दो या इसके बदले कोई दूसरी दे दो, वो चलेगा सर। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल थोड़ी करोगे आप, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यूजेस ऑफ ट्रेड, रीति रिवाज परंपरा। अगला है सर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये बहुत सिंपल है सर। कोई भी पर्सन जो गुड्स सेल कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है सर कि वो डिस्क्लोज करे डेंजरस नेचर। याद है ना वो सिगरेट में हॉरिफाइड पिक्चर, वो कैंसर वाली, वो परफ्यूम के पीछे फ्लेमेबल का साइन, ये सब क्या है सर? आपकी ड्यूटी है, आप डिस्क्लोज करो, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आप देखो गेम्स की सीडी में भी लिखा रहता है +3 +14 +12, सर ड्यूटी है उनकी, वो नहीं बताएंगे तो हम तो जन्मते बच्चे को रिमोट दे देंगे, ले चला, हमें क्या पता कौन चलाएगा इस गेम को, नहीं चलाएगा सर। अरे समझ, बेटा दिमाग में, तो इंडिया में सब कोई मानता नहीं है, ठीक है, ये अलग बात है सर। आप लोग वो वाला गेम शायद जानते हो कि नहीं पता मुझे, गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, तो गॉड ऑफ वॉर में लिखा हुआ है +12, ठीक है, 12+ वाले लोगों के लिए गॉड ऑफ वॉर होता है सर। बट गॉड ऑफ वॉर में बहुत कुछ है ऐसा जो एक 12 से नीचे वालों को नहीं देखना चाहिए, बहुत कुछ है। कभी आप लोगों को गेम खेलना, हमारे टाइम के हमारे बचपन का तो वो फेवरेट गेम था। देखे, इसलिए बहुत कुछ सीख गया ये, तो वो बहुत डेंजरस गेम है, उसमें बीच में इतना अति में बहुत कुछ है कि आप उसको घर में भी नहीं खेल पाओगे, घर में भी नहीं खेल सकते, मैं चैलेंज कर, मेरे को पता है ना सर, हम तो शौक से इंटरेस्ट से खेले गेम को, ठीक है। चलो सर, कैविट एम्प्टर, कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, किसकी जिम्मेदारी? बायर। क्या सेलर की जिम्मेदारी? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर बायर ने सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बताया है, उसके स्किल और जजमेंट पे भरोसा करता है, और सर हम ये मान के चलते कि सेलर वो चीज से डील करता है तो उसको उसके बारे में पता होगा, उसके बाद भी अगर सेलर कुछ गलत करता है तो किसकी जिम्मेदारी? सेलर की, फिर बायर की नहीं रहेगी सर। देखो सर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में किसकी गलती है? सेलर की, ठीक है, एक्सेप्शन में किसकी गलती? सेलर की। सबसे पहला देखो सर, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूजेस, सर मैंने बताया ना, बायर ने बताया ना सेलर को कि पर्पस क्या है सर, किस पर्पस के लिए चाहिए,
मैंने पर्टिकुलर पर्पस बताया, उसके बाद भी वो कुछ और दे रहा है मुझे, अब मेरी गलती नहीं है। अब किसकी गलती? सेलर की। अगला देखो, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेवाइस वाला अगर डिफेक्टिव जींस देगा तो उसकी गलती, भाई मेरी गलती थोड़ी होगी सर। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ये पॉइंट सेम हो जाता है। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी सेम, सेल बाय सैंपल सेम, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेम। ट्रेड यूजेस, ये क्या होता है सर? रीति रिवाज परंपरा, कोई चीज की चले आ रही परंपरा कि सर सेलर की ड्यूटी है उस गुड से रिलेटेड बताना। जैसे सर हम मेडिकल में जाते हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, कोई दवाई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो डॉक्टर की ड्यूटी है बताना कि ये दवाई कब खाना है, कैसे खाना है। अरे मेरे को कैसे पता चलेगा सर? भगवान तो नहीं। आया समझ? या फिर सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट, सेलर जानबूझ के छुपा रहा है कोई चीजें, तो वो तो अगर फ्रॉड कर रहा है सेलर, छुपा रहा है कोई चीजें, कपड़े फटे हुए हैं बता नहीं रहे, कहां पर रफू किया हुआ है वो नहीं बता रहा है, तो उस केस में किसकी गलती? सेलर की। पर याद रखना एक बात, अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से बायर पता कर सकता था कि क्या डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता चल सकता था, तो उन केसेस में आप सेलर को लायबल नहीं बना सकते। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या बोलते हैं, बायर चाहता तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता कर सकता था, तो उस केस में भी क्या सेलर लायबल होगा? नो। उस केस में बायर की गलती है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता करना जिम्मेदारी किसकी है? बायर की। आया समझ? बैठा दिमाग में? अगला देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर ओनरशिप बोले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले ओनरशिप, पासिंग ऑफ ओनरशिप। सर हम पहले ये देखते हैं सर कि गुड्स कौन सा है, स्पेसिफिक है, एसर्टेन है, अनएसर्टेन है, ये देखना पड़ेगा सर, क्योंकि सर उसी के बेसिस में तो डिसाइड करेंगे सर ओनरशिप कब पास हो रही है। सर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इंटेंट बता देते हैं सर कि हमें कब ओनरशिप पास करना है, हम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते कब ओनरशिप पास करना है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया तो सरकार बोलती फिर तो दिक्कत ही नहीं है भाई, तू खुद ही बता दे कब ओनरशिप पास करना है। पर दिक्कत ये है सर, जब हम नहीं बताते तो उस केस में क्या होता है, फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उस गुड्स की ओनरशिप पास कब होगी। सर ये हमें क्यों पता करने की जरूरत, ये हमें इसलिए पता करने की जरूरत सर, अगर यही नहीं पता है कि ओनरशिप कब पास होगी तो हम लायबल कब बनाएंगे? लाइबिलिटी भी तो देखना पड़ेगा ना, जो मालिक उसका नुकसान। तो मालिक कौन है पहले ये तो पता करो, मालिक पता चलेगा तब तो डिसाइड करेंगे नुकसान किसका है। तो देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स क्या होता है सर? जहां पर गुड्स सर, याद है ना सर, स्पेसिफिक एसर्टेन। सर स्पेसिफिक और एसर्टेन ऑलमोस्ट आसपास होते हैं सर, बहुत कम रेयर केस में इन लोग को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे सर। तो सर अगर गुड्स एसर्टेन्ड है तो सर हम चेक करेंगे सर क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है सर, टीवी पैक की हुई पड़ी हुई है, आप ऑर्डर दिए वो पकड़ा दिया, ओनरशिप इंस्टेंट पास, ओनरशिप इंस्टेंट पास। सर दूसरा केस जहां पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, लाना पड़ेगा उसको डिलीवरेबल स्टेट में, तो सरकार बोली क्या करना बचा, मैं बोला पैकिंग करना बच गया, सरकार बोली ओके पैकिंग कर, जैसे ही मैं पैक किया ओनरशिप पास। तीसरा क्वेश्चन, सर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, बट उसमें कुछ ऐसा करना बचा है जिससे उसकी प्राइस डिटरमाइन कर सके। गेहूं है सर, गेहूं तो हम किसी को ऐसे ही दे सकते हैं सर, डिलीवरेबल स्टेट में होता है, पर तौलेंगे तो ही तो पता चलेगा सर उसकी प्राइस कितनी चार्ज करना है, आधा किलो, 1 किलो, पौन किलो, तब तो पता चलेगा सर। तो जैसे ही हम उसके लिए वो चीजें करते हैं जिससे हम उसकी प्राइस डिटरमाइन कर सके, तो जैसे ही हम वो एक्ट करते हैं जिससे उसकी प्राइस डिटरमाइन हो जाए, ओनरशिप पास। समझ आया? आसान भाषा में गेहूं को पैक किया, ओनरशिप क्लियर हुआ। अब बात आती है अनसर्टेन गुड्स। सर इस केस में ओनरशिप कब पास होगी? सर सरकार सिंपल बोलती है, प्यार से इतना ही याद रख लो, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए गुड्स। मतलब सर मैं जाके दुकान में बोला था भैया वो बिस्किट चाहिए मेरे को, बोला कौन सा भैया, वो वाला पैकेट है उसको अलग से निकाल के रखना, मैं शाम को आके ले जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट, आपने अलग से गुड्स को रखवा दिया सर। अगर आप अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दोगे गुड्स को तो ओनरशिप पास हो जाएगी, प्रोवाइडेड गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? सर जितना समरी बुक में लिखा है इसको और शॉर्ट नहीं करना, ये वैसे ही बहुत शॉर्ट है, बहुत लिमिटेड चाहिए, पता चला इसको भी शॉर्ट कर दिए तो गए, ठीक है, फिर एग्जामिनर और आप लोग कोड वर्ड में बातें करोगे एक दूसरे से, तो बेटर है इसको शॉर्ट मत करना सर, ये बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड है, चीजें उतनी अच्छी है जितनी काम की है, फालतू चीजें मैंने दी भी नहीं है इसमें, फालतू चीजें वैसे ही साइड है सर। अगर आपको और चीजें चाहिए तो आपके पास मेन बुक है, और अगर और कम पढ़ना है इससे भी कम तो वो माइंड मैप है आपके पास। और अगर आपको हाँ पढ़ना ही नहीं है तो फाउंडेशन के एग्जाम के बाद पढ़ना ही नहीं है,
ठीक है, वो भी कर लेना। फाउंडेशन का एग्जाम दे दो, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो क्वेश्चन बैंक भी आपके पास, ठीक। माइंड में बहुत काम आएगा, आखिरी में बहुत काम आएगा, रिविजन में बहुत काम आएगा, क्योंकि आप जब बार बार लॉ को रिवाइज करना चाहोगे ना, तो वो माइंड में आपसे बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बार बार ना आपका मन नहीं करेगा कि सर डिलीवरी की डेफिनेशन पढूं या टाइप्स ऑफ डिलीवरी को बार अंदर से पढूं। जब एक बार आपको अंदर से 2 बार याद हो गया ना सर, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर से रीड करना पसंद करोगे सर। चलते फिरते ऐसा लगेगा कि चल यार, एक पेज पलटा, माइंड मैप का एक चैप्टर हो गया, एक यूनिट हो गया, तो वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देगा, आखिरी में काम आएगा सर, ठीक है। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किसकी इच्छा से सर, या तो सेलर या तो बायर, किसी की भी इच्छा से अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दो तो ओनरशिप पास हो जाएगी सर। डिलीवरी टू द कैरियर, कैरियर कौन है सर, ये ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है सर। अगर हमने ट्रांसपोर्टर को गुड्स डिलीवर किए तो ओनरशिप पास, अनलेस रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा हूं। पढ़ेंगे आएगा, वो आगे आएगा, पास करो, आएगा। अभी 4th यूनिट बचा है, जिंदा है सर, वहां पर सीखेंगे सर, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर मैं अपने पास रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल रखता हूं तो उस केस में मैं भले ही कैरियर को दे दूं, ओनरशिप पास नहीं होगी सर। पर अगर मैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखता तो सर उस केस में सर, अगर गुड्स मैंने कैरियर को दिया, ओनरशिप पास। आई बात समझ, ये रहा, ठीक है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल और रिटर्न बेसिस, ये याद है सर। सर यहाँ पर हमने किसी को अमेजोन वगैरह से गुड्स खरीदते हैं सर, याद है ना सर, तो ओनरशिप कब पास होती है सर। पहला केस मैं इंटीमेट कर रहा हूँ मेरे को ये गुड्स रखना है, मेरे को पसंद है ये गुड्स, मेरे को रखना है, पहला केस। दूसरा केस है सर, टाइम खत्म हो गया, 15 दिन दिया था कि क्या बोलते भाई रिटर्न कर देना गुड्स, 15 दिन में आपने रिटर्न ही नहीं किया। तीसरा सर, कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे लग रहा है कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। एग्जांपल सर, उस गुड्स को मैं किसी और को गिरवी में रखवा दिया, किसी और को बेच दिया, तो लग रहा है सर मैंने गुड्स एक्सेप्ट किया। अगर नहीं किया होता तो मैं ये करता ही नहीं सर। इन तीनों केस में ओनरशिप पास रहेगी। सेल फॉर कैश और रिटर्न ये बहुत सिंपल है सर, जहां पर आप गुड्स किसी को कैश में बेचते हो वो आपको पैसा दे देता है सर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये क्या होता है सर, जहां पर मेरी फटी पड़ी है, सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया, मैं ओनरशिप पास नहीं होने देता। गुड्स का पोजेशन जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगी। ओनरशिप मैं अपने पास रखता हूँ सर, क्यों, मेरे को डर लग रहा है सामने वाला पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करता हूँ, रिजर्व कर लेता हूँ राइट ऑफ डिस्पोजल। मैं बोला भैया सुन, तेरे को मैं गुड्स की पोजेशन दे रहा हूँ, ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, ओनरशिप मेरे पास है, तू मेरा पैसा दे, मैं तेरे को ओनरशिप भी पास करूंगा। वो बोला है इसका मतलब, बोले कल के दिन तू पैसा नहीं दिया ना तो वो गुड्स में वापस लेके आ जाऊंगा। समझ आया, बैठा दिमाग में। देखो सर, अंडर विच सर्कमस्टांसेस राइट ऑफ डिस्पोजल में भी रिजर्व, सर जहां पर आपने गुड्स शिप वगैरह को दिया, इन लोग को दिया है सर, और सेलर विल प्राइमा फेसी डीम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। जहां पर मैं ये रेलवे वाले को बोल दिया उसको गुड्स तब तक मत देना जब तक वो मेरा पैसा नहीं देता। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे लोग रेलवे के थ्रू गुड्स भेजते हैं सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रेलवे आपके लिए ये काम करके देता है सर। रेलवे नहीं देगा उसको गुड्स, देगा इच्छी गुड्स, हाँ वो अलग मैटर है, वो अलग चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेलवे आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब तक पैसा नहीं देगा वो रेलवे भी उसको गुड्स नहीं देगा, ये चीज होती है सर। वेयर द सेलर ड्रॉ द बिल, मैंने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, बायर के ऊपर, कि तो भैया एक्सेप्ट कर दे। भाई इतना ही डर लग रहा है मेरे को तो एक काम करते, तू बिल एक्सेप्ट कर ले, कल के दिन तो मैं बिल डिस्काउंट करके बैंक से भी पैसा ले सकता हूँ ना। वो बिल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अब अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मेरे को तो डर लगेगा ना मेरे पैसे का, तो मैं रिजर्व कर सकता हूँ सर राइट ऑफ डिस्पोजल। कल के दिन तू बिल एक्सेप्ट नहीं करता, कम से कम मैं गुड्स तो अपना वापस ले आऊंगा। आया समझ, ये वर्ड हम सीखे थे सर। रेस्ट प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, जो मालिक उसका नुकसान, आसान भाषा में ऐसे ही याद रखते हैं, जो मालिक उसका नुकसान, जो मालिक उसका नुकसान, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। आई बात समझ। देखो सर याद रखना, चाहे मैं आपको गुड्स का पोजीशन दूं ना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मालिक उसका नुकसान, पोजीशन इररिलेवेंट है, हम ओनरशिप देखते हैं, ठीक है। अगर डिलीवरी सेलर के कारण गलती हुई है या बायर के कारण, तो उस केस में सर नुकसान उसका होगा जो उस गुड्स का क्या होगा सर, मालिक होगा, और जिसके कारण डिफॉल्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। ठीक, अगला देखो सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट है सर। नेमो डेट क्विट नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव
he has not got, which means that no one can give what he has not got. मतलब कोई भी आदमी वो चीजें सामने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो चीज उसके खुद के पास नहीं है। ठीक है, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, खुद ही मालिक नहीं है, किसी और को मालिक क्या बनाएगा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस, जहां पर वो भले ही मालिक नहीं है बट वो सामने वाले को मालिक बना सकता है उस गुड्स का। सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सर अगर कोई मेरा एजेंट है, मैं उसके थ्रू गुड्स सेल करता हूं, तो भले ही अगर एजेंट को सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, पर अगर बायर उसके पास गुड्स खरीदने आया और सेलर ने उसको वो गुड्स बेचा, तो उस केस में सर बायर उस गुड्स का मालिक बन सकता है, प्रोवाइडेड बायर ने उसको गुड फेथ में खरीदा हो विदाउट नॉलेज कि सर एजेंट को बेचने की अथॉरिटी नहीं थी। अगर ये दो बातें हैं तो सर बायर उस गुड्स का मालिक बन जाएगा सर, नहीं तो जो बेच रहा है वो चोर और जो खरीद रहा है वो भी चोर। पर अगर बायर को नहीं पता है, विदाउट हिज नॉलेज, ठीक है, ये काम हो रहा है, तो उस केस में बायर का टाइटल अच्छा रहेगा, भले ही सेलर का टाइटल क्या रहा, डिफेक्टिव। समझ आया? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, ये भी मैंने आपको समझाया था सर। दो लोग एक गुड्स को बेचने के मालिक है, एक जन ने बेच दिया जबकि उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी सेल करने की, तो जो बेच रहा है वो तो चोर, बट जो खरीद रहा है अगर वो गुड फेथ और विदाउट नॉलेज खरीदता है तो उसका टाइटल अच्छा रहेगा। अगला देखो सर, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर जो सेलर है ना वो किसी से चोरी करके लाया था सामान और आगे किसी और को बेच रहा है, तो जो खरीद रहा है सर उसका टाइटल तब अच्छा होगा जब उसको नॉलेज ना हो और वो गुड फेथ में खरीद रहा हो। अगर उसको पता होगा तो वो भी चोर और जो बेच रहा है वो भी चोर। समझ आया? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ। सर ये याद है, आपकी दुकान में कोई सामान पड़ा है और आपने वो किसी और को बेच चुका है, बट आपके पास एक और कस्टमर आया जो उस गुड्स को खरीदना चाहता है, आपने उसको भी बेच दिया, तो इस केस में आप तो चोर, जो सेकंड वाला बायर है उसका टाइटल अच्छा रहेगा प्रोवाइडेड वो गुड फेथ और विदाउट नॉलेज खरीदे सर, नहीं तो वो भी चोर। अगला देखो, सेल बाय ओनर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन वेस्टेड इन। सर आप कार खरीदे हायर परचेज में और कार के आप मालिक बने नहीं हो, आप मालिक नहीं बने हो तो सर उस केस में बिना मालिक आप बेच नहीं सकते सर। अगर आप बेच रहे हो तो उस केस में आप चोर, जो आपसे खरीदा वो भी चोर, प्रोवाइडेड वो गुड फेथ और विदाउट नॉलेज खरीदे कि उसको पता ही ना हो कि ये कार क्या बोलते हैं लोन पे थी, तो उस केस में वो बच जाएगा। अगला है इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल क्या होता है, कंडक्ट। कोई पर्सन ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे पता चल रहा है सर वो उस गुड्स का मालिक है और वो उस गुड्स को सेल कर रहा है, तो सर सामने वाला पर्सन उसके एक्ट को देख के लगा कि वो उससे गुड्स खरीद सकता है, तो उसने खरीद लिया। अब उसको नॉलेज था नहीं, तो उस केस में जो बेच रहा है ना वो चोर, जो खरीद रहा है वो चोर नहीं है, प्रोवाइडेड गुड फेथ विदाउट नॉलेज। सेल बाय एन अनपेड सेलर, ये तो पूरा चैप्टर है सर, अगला चैप्टर ही पूरा यही है, सेल बाय अनपेड सेलर। ठीक है, सेल अंडर द पोजीशन ऑफ द अदर एक्ट, ये आपको पॉइंट करना है एग्जाम में, नहीं तो छोड़ देना। अगला देखो, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी ये हम पढ़ लिए सर। ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, सर सिंपल ड्यूटी है, सेलर को गुड्स डिलीवर करना है और बायर को गुड्स एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब तुरंत तुरंत। सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखे, ये बात मानी जाती है कि सर बायर और सेलर तुरंत तुरंत ट्रांजेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर सेलर ये बोले कि गुड्स कल दूंगा, बायर बोले पेमेंट आज दे रहा हूं आधा, आज परसों दूंगा, ऐसा नहीं होता सर। आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के कुछ भी कर सकते हो, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो कोई भी चीजें क्या होगी, कॉन्करेंट मतलब तुरंत तुरंत। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी वर्ड हम समझ गए सर। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सर अगर गुड्स आपने आधा डिलीवर किया है तो सर ओनरशिप भी आधी पास होगी, पूरी कैसे पास होगी सर, जब आधा डिलीवर करे तो आधी ओनरशिप पास, पूरी पास नहीं होगी सर। सर बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, सेलर नहीं देगा खुद से, बायर की ड्यूटी है सर, क्योंकि एक बार गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, ओनरशिप पास हो चुकी है, उसके बाद बायर की ड्यूटी बनती है गुड्स को लेके जाना, सेलर नहीं देगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सर जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते कहां डिलीवर करना है, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताओगे प्लेस ऑफ डिलीवरी तो कहां होगा, रीजनेबल प्लेस, जनरली बिजनेस प्लेस होता है सर। ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी, सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में बता दो सर कहां किस टाइम, नहीं बताओगे तो सर रीजनेबल टाइम, अब रीजनेबल टाइम जनरली बिजनेस टाइम होता है सर। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। सर मेरा गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है
तो इस केस में सर जब तक वो गोडाउन में पड़ा हुआ है मेरी ओनरशिप, मेरा ही गुड्स है, भले पोजीशन वहां पर थर्ड पार्टी के पास, बट सर मैंने किसी पर्सन को गुड्स सेल किया, तो उस केस में सर उस गुड्स का पोजीशन भले मूव ना हुआ हो, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? यस। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब थर्ड पार्टी उसको एक्नॉलेज, वो गोडाउन वाला एक्नॉलेज करेगा, भैया सुन ये गुड्स मैं तेरे नाम से अपने गोडाउन में रखा हुआ हूं, जब चाहिए होगा ले जाना। क्या बोला, समझ आया? ठीक है। अगला सर टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, ये रीजनेबल आवर्स होता है सर। एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? सेलर, सेलर की ड्यूटी है, बट अगर सेलर ने बोल दिया तो फिर बायर की जिम्मेदारी। याद है रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर करना? सर देखो दो बातें, या तो ज्यादा या तो कम। सर 100 क्वांटिटी की बात हुई, आपने 50 डिलीवर किया, अब सामने वाले के पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। पहला वो 50 रख ले, अगला 50 मंगा ले, वो 50 को वापस ही कर दे, कर सकते हैं ना, खत्म कहानी। सर अगर एक्सेस डिलीवरी कर दिया, मतलब 100 की बात हुई थी 150 डिलीवर कर दिया, तो वो ये कर सकता है सर 100 रखे 50 वापस कर दे, पूरे 150 रख ले या पूरे 150 वापस कर दे, 3 ऑप्शन। आई बात समझ? अगला इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट, इससे केस स्टडी आई हुई, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोले, सर ये मान के चला जाता है कि आप पूरा गुड्स एक बार में डिलीवर करोगे, नहीं तो आप सर गलत कर रहे हो। आई बात समझ? डिलीवरी टू द कैरियर, मैंने आपको बताया सर, एक बार आपने कैरियर को डिलीवर किया, ट्रांसपोर्टर को, क्या ओनरशिप पास? पास, जब तक आप रिजर्व नहीं करते राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक। सर रास्ते में गुड्स खराब हो गया, किसकी गलती? बायर, क्योंकि मालिक बायर है सर। ठीक। बायर्स राइट है सर, वो गुड्स को एक बार चेक तो करेगा सर। आप जो गुड्स लेके आए हो, कल के दिन गुड्स बोल के बम ला दिए तो सर एक बार तो चेक करने का अधिकार उसको भी है सर। ठीक। रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। डज एनी एक्ट जिससे लगता है वो गुड्स एक्सेप्ट कर दिया है, या तो गुड्स को रिटेन कर रहा है आफ्टर अ रीजनेबल टाइम। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। अब जो गुड्स वो रिजेक्ट कर रहा है, क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो वो रिटर्न करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। रिटर्न के लिए कौन अप्लाई करेगा? सेलर। अगला देखो, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ये क्या हो रहा है सर? सेलर आपको गुड्स देना चाहता है, बेचारा लेके भी आया है, बायर नहीं ले रहा, तो यहाँ पर किसकी गलती? बायर की सर, सेलर की नहीं मानी जाएगी सर। ठीक है। लास्ट यूनिट अनपेड सेलर, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है सर। इसमें सिंपल 3 ही तो बात है सर, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर एंड राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर। ठीक है। और सर ध्यान दो, अनपेड सेलर, सर कोई भी पर्सन अनपेड कब कहलाता है? सर दो बातें, एक उसको प्राइस ही नहीं पे हुआ है गुड्स का, दूसरा उसने सामने वाले को बिल दिया, वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा सर। आई बात समझ? सर एक अनपेड सेलर के पास जनरली गुड्स और उस पर्सन से रिलेटेड राइट्स होते हैं। गुड्स से रिलेटेड उसके पास 3 राइट है सर, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। सर उसके अगेंस्ट भी राइट है, बायर के अगेंस्ट भी राइट है, बट वो आगे पढ़ेंगे अपन से। ठीक है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, पहला है क्या है? सेलर्स लीन। लीन क्या होता है? जब्ती। जब्ती हम कब करके रखते हैं सर? पहली कंडीशन, गुड्स मेरे पास होना चाहिए। अगर गुड्स मेरे पास से चले गए तो मैं जब्ती कैसे करूंगा? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है सर। अच्छा, राइट ऑफ लीन की बातें कब आती है सर? सर राइट ऑफ लीन की एक्सरसाइज हम कब कर सकते हैं? 3 केसेस में, जहां मैंने कैश में सेल किया वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, सर जहां मैंने क्रेडिट में सेल नहीं किया वो क्रेडिट मान के चल लिया है, तीसरा केस, सर जितना क्रेडिट पीरियड दिया था वो खत्म हो चुका है, पैसा ही नहीं दे रहा है सर। आ रहा है समझ? और बायर बन गया इंसॉल्वेंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं? राइट ऑफ लीन यूज कर देते हैं, गुड्स जब्ती करते हैं। पर याद रखना, गुड्स तभी जब्ती हो पाएगा जब गुड्स हमारे पास हो, हमारे पास नहीं होगा तो राइट ऑफ लीन यूज नहीं होगा। हो सकता है ओनरशिप पास हो जाए, पोजेशन हमारे पास होना चाहिए गुड्स का, पोजेशन होगा तो ही राइट ऑफ लीन यूज होगा, पोजेशन नहीं होगा तो राइट ऑफ लीन यूज नहीं होगा। आई बात समझ? अब सर राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट हो जाता है? टर्मिनेट मतलब खत्म, सर जहां पर आपने कैरियर को डिलीवर कर दिया और वो भी रिजर्व नहीं किया राइट ऑफ डिस्पोजल, तो खत्म कहानी, फिर तो बायर ओनर बन गया सर। या तो आपने बायर या उसके एजेंट को लॉफुली गुड्स दे दिया, या तो सेलर ही वेव कर देना, नहीं चाहिए मेरे को राइट ऑफ लीन, या फिर
वाइस्टोपल ऐसा कुछ कंडक्ट कर रहा है सेलर जिससे लग रहा है कि वो राइट ऑफ लीन अपनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, तो उन सब केसेस में मेरा राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा, खत्म। उस केस में बात खत्म सर, मैं गुड्स नहीं रख सकता उसके बाद। एक्सेप्शन, सर आपका राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होगा एक केस में, जहां पर मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, कोर्ट के ऑर्डर के पास होने के बाद क्या आपको गुड्स का प्राइस मिल जाएगा, जरूरी नहीं है मेरे को उसको गुड्स देना। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता तब तक मैं गुड्स अपने पास रख सकता हूं, भले ही कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया कि प्राइस ऑफ द गुड्स बायर पे कर देगा। समझ आया? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सर ये कब चालू होता है, जब गुड्स मेरे पास से चले गया, रास्ते में बायर तक पहुंचा नहीं है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम गुड्स को रास्ते में रोकते हैं सर, तब हम गुड्स को अपने पास रोकते हैं सर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब तक माना जाएगा सर, जब तक गुड्स रास्ते में है सर। अगर बायर गुड्स को ले लिया तो फिर खत्म कहानी, फिर तो कहानी खत्म सर। ट्रांजिट एंड कब हो जाएगा, बायर या बेली जो भी पर्सन है सर वो गुड्स की डिलीवरी ले लेते हैं सर, गुड्स डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले रास्ते से ही गुड्स उठा के भग गए बायर। ठीक है सर, कैरियर जो है ट्रांसपोर्टर है वो किसका एजेंट है, बायर, तो वो रुकेगा ही नहीं सर। सर कैरियर डिलीवर ही नहीं करने को तैयार है, किसको, बायर को, तो गुड्स रास्ते में ही नहीं आया, रास्ते में आया ही नहीं तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे यूज करोगे सर। सर कैरियर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, वही पॉइंट रहता है। ठीक है, पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैव बीन मेड, अगर गुड्स आप आधा डिलीवर कर दियो तो आधा ओनरशिप खत्म, मतलब आधे गुड्स को आप रोक नहीं पाओगे सर, पर जो आधा आपने डिलीवर नहीं किया रास्ते में आप उसको रोक सकते हो। सर आप गुड्स उनको दे दियो, ऐसी शिप को दे दियो जो शिप किसकी है, बायर की है, कैसे रोकोगे गुड्स, वो रुकेगा ही नहीं सर, आपके फोन करने से भी नहीं रुकेगा। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, सर सबसेल क्या होता है, अरे सबसेल क्या होता है, नहीं बताओ, सबसेल नहीं पता है सर, आगे सेल कर देना। सब सेल, मैंने यश को बेचा, यश ने भविक को बेचा, मैंने यश को बेचा, दैट इज सेल, यश भविक को बेच रहा है, दैट इज सब सेल। ठीक है, वही पढ़ना है। The right of lien or right of stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the जब तक, जैसे मान लो मैंने यश को गुड्स बेचा, यश बोला सर मैं भविक को बेचना चाहता हूँ, मैं बोला मेरा पैसा, बोले सर दे दूंगा ना। अब मान लो मैंने उसको अलाउ कर दिया, हाँ ठीक है चल तू भविक को बेच ले, समझ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सबसे, जहां मैंने उसको अलाउ किया, मैं अलाउ ही नहीं करता वो बेच रहा है तो फिर तो उसका टाइटल चोर है ना। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, कौन, तो तेरे को बेचने अलाउ ही कहाँ किया मैं, तो तेरे से तो ये पैसा लेगा ना, तू तो पैसा देगा ना यश को, नहीं फिर मैं गुड्स तेरे से आके वसूल लूंगा, क्योंकि मैं ओनरशिप पास ही नहीं होने दी हूँ गुड्स की। ठीक है, देखो वेयर द सेलर इज असेंटेड, देखो देखो नॉर्मली क्या होता है, राइट ये हम कोई भी सर राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते हैं तो गुड्स हमारे पास आ जाता है, तो हम उस गुड्स को वापस बेच सकते हैं सर। हम वापस लेके क्यों आए हैं, क्योंकि उसको वापस बेचना चाहते हैं, बेच के पैसा कमाना चाहते हैं सर। देखो where the seller is assented, exception set, where the seller is assented to sale, mortgage or otherwise disposition of the goods made by the buyer, ठीक है, जहां पर सेलर ने अलाउ किया बायर को कि तू आगे सेल कर दे, मॉर्गेज रखवा ले, गिरवी कर ले, अब उन केसेस में आप कैसे करोगे सर, उन केसेस में थोड़ी वसूल पाओगे सर बायर से, ये बोल के कि नहीं 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 गुड्स चाहिए हमें वापस, कैसे सर, आप ही ने तो अलाउ किया सर। ठीक, where the document of title has been transferred to the buyer and buyer transferred the document of title to a person who has bought goods in good faith and value, तो सरकार बोलती फिर चेक करो, मैं यश को दिया, यश ने भविक को दिया, क्या बोला समझ आया, तो इन्होंने बोला सर लास्ट मेंशन ट्रांसफर जो है इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये चेक करो सर, और if the last mentioned transfer is by way of pledge,
देखो सर आखिरी वाला जो ट्रांसफर है वो कैसे है? तो मेरा क्वेश्चन, मैंने यश को बेचा, यश ने भविक को बेच दिया, तो मैं गुड्स भविक से वापस ले सकता हूँ कि नहीं? अगर गुड फेथ है, वैल्यू है, तो नहीं ले पाऊंगा, और अगर गुड फेथ वैल्यू नहीं है तो मैं पैसा ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैंने भी यश को अलाउ किया था कि नहीं आगे बेचने के लिए। आ रही है बात समझ? मेरा भी तो असेंट करना जरूरी है सर। क्लियर हुआ? फिर सर राइट ऑफ स्टॉपेज रोक सकते हैं सर जब तक डिलीवरी नहीं हुई है गुड्स की। ठीक, राइट ऑफ रीसेल, बायर के पास सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल होता है सर, एक बार गुड्स वो वापस ले आए वो वापस बेच सकता है सर। अगर पेरिशेबल नेचर का, याद रखना ये आता है एग्जाम में सर, अगर पेरिशेबल नेचर का है तो बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि भाई मैं गुड्स बेच रहा हूँ, अभी भी लेना है तो ले ले, पैसा देके। ठीक है सर, अगर कम में बिका तो प्राइस लूंगा मैं उससे। सर मैं बायर से वादा किया था, मेरी जो बायर से बात हुई थी 100 रुपए में, बायर लिया नहीं, मेरे को कल के दिन उसको 80 रुपीज में किसी और को बेचना पड़ गया, तो मैं उससे 20 रुपए ले लूंगा। साले 20 रुपए दे, मेरा नुकसान हो गया तेरे कारण। तो मेरा क्वेश्चन कल के दिन 120 में बिका तो अबे सालो 20 रुपए उसको वापस देके थोड़ी कहोगे तेरे कारण मुनाफा हो गया, ऐसा थोड़ी है सर, रिटेन कर लोगे सर आप। ठीक है, समझ आया? पर आप उससे डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हो सर। ठीक है, पर नोटिस देना याद रखना, एग्जाम में नोटिस मत भूल जाना। ठीक है, where an unpaid seller who has exercised right of lien or right of stoppage in transit resell the goods, the subsequent buyer acquires the good title। जो second buyer है वो अच्छा title है, reserve करता है सर। A resale by the seller which is where a right of resale is expressly reserved in the contract of sale in case the seller is not required to give notice of resale। ये भी याद रखना सर, नोटिस ऑफ रीसेल कब नहीं लगेगी? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन कर दिया कि सामने वाला पर्सन अगर मेरा पैसा नहीं देता तो मैं इस गुड्स को रीसेल कर सकता हूँ, तो उस केस में नोटिस नहीं लगेगी। ठीक, where the property in the goods had not passed to the buyer, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप पास नहीं हुई है, the unpaid seller in addition to his remedies a right of withholding delivery of the goods, the right is similar to a lien that is quasi lien। जो लीन में अपने पास राइट होती है, गुड्स जब्ती करके रख सकते हैं, वही क्वाजी लीन की राइट है सर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, क्या क्या कराएगा सर? पहले तो पैसा दे मेरा, सूट फॉर प्राइस, यही करेंगे ना अपन सर, सबसे पहला यही है सर प्राइस के लिए। फिर सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, बायर गुड्स ले ही नहीं रहा है, मैं तो डिलीवर करना चाहता हूँ वो नहीं ले रहा है, उसकी गलती। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, मेरे को पता चल गया वो दिवालिया होने वाला है, या मेरे को पता चल गया उसकी नियत में नहीं हो वो पैसा देगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ सर। अगला सूट फॉर इंटरेस्ट, याद है सर ये क्या था? हाँ हाँ, ब्याज की वसूली सर, सूट फॉर इंटरेस्ट। सेलर बोल सकता है बायर को कि भाई तेरे कारण मैं ये गुड्स बनाया, ये गुड्स बनाने के लिए मैं मार्केट से पैसा लिया, पैसा जो मार्केट से लिया उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ये जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो इंटरेस्ट दे मेरे को, सूट फॉर इंटरेस्ट। समझ आया? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, अब ये बोलेगा भाई तू डिलीवरी नहीं कर रहा है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर याद रखना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवाता है? कोर्ट, कोर्ट ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता है और कोई नहीं कराता सर, ये एकदम ब्लड में बैठा लो सर। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा कोर्ट कराएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे सर, कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होगा, ये आपको पहले से बोल ही नहीं सकते सर। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है सर? डैमेजेस क्लेम करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल थोड़ी करेगा सर, डैमेजेस क्लेम कर लेंगे सर। बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी, आप गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम कर लो ना सर। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, मेरे को लग रहा है सर सेलर दिवालिया हो गया, ये सेलर मेरे को गुड्स नहीं डिलीवर करेगा तो मैं ड्यू डेट का वेट क्यों करूं, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लूंगा। रेपुटेशन वर्ड का मतलब होता है कैंसिल। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, ये वही बात, बायर बोला भाई मैं तेरे से खरीदने के लिए मार्केट से पैसा लेके आया था, तू तो मुझे गुड्स दिया नहीं, अब ये जो मैं पैसा मार्केट से लेके आया मुझे उसमें इंटरेस्ट पे करना है, ला इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है, इसके बाद है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होता है सर? नीलामी, याद है ना सर, 1 2 3 बेच दे। ठीक है सर, अगर गुड्स लॉट्स में तो क्या सर हर एक लॉट को अलग अलग माना जाएगा? यस सर। कंप्लीट कब होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सर जैसे ही थर्ड टाइम एमएल फॉल होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होगा सर। क्या हम रिजर्व कर सकते हैं राइट्स ऑफ बिडिंग? यस सर, अगर बायर चाहे
या सेलर चाहे, बायर नहीं, सेलर चाहे तो वो रिजर्व कर सकता है राइट ऑफ बिडिंग, मतलब वो रिजर्व कर सकता है कि मेरे को भी बिड करना है, भले मेरी प्रॉपर्टी नीलामी हो रही है बट मेरे को बिड करना है, वो रिजर्व कर सकता है। वेयर द सेलर इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, नहीं नोटिफाइड है, बैठ के जबरदस्ती क्या कर रहा है सर, रेट बढ़ा रहा है सर, तो ये गलत है सर। प्रिटेंडेड रिजर्व प्राइस याद है सर, अपसेट प्राइस, इससे कम में आप बिडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते सर। प्रिटेंडेड बिडिंग, जानबूझ के क्या करते हो सर, आप प्राइस रेज करते हो सर, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं सर। ठीक, फिर हम पढ़े थे इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर सर इंक्रीज हो रहा है टैक्सेस तो क्या हम वो टैक्सेस सामने वाले से ले सकते हैं? बोलो हाँ, द बायर हैज टू पे द इंक्रीज प्राइसेस। अबे टैक्स मेरा थोड़ी क्या है, गवर्नमेंट का है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा उसको, भले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में अलग टैक्स था, बाद में अलग है, टैक्स तो तेरे को देना पड़ेगा सर। अच्छा मान लो कल के दिन टैक्स रिड्यूस हो गया तो हाँ, अगर टैक्स कम हो गया तो कल के दिन वो टैक्स कम देगा, ज्यादा हो गया तो आप उससे ज्यादा वसूल सकते हो सर। आई बात समझ, कम हो जाएगा तो उसको वापस करना पड़ेगा पैसा। मटेरियल के ऊपर टैक्स बढ़ा तो उसको आई बात समझ, बैठा दिमाग में। इसके बाद ये सेक्शंस के लिस्ट है सर, ये सेक्शन की लिस्ट है, इसमें से बहुत सारे सेक्शंस है, बट मुझे जो ऐसे लगते हैं दो चार कुछ कुछ अच्छे अच्छे लगते हैं जिसको आपको याद रखो तो अच्छी बात है। एक मेरे को लगता है ये डिलीवरी, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ascertainment of price, condition warranty, caveat emptor, res prima facie passes with property, ये वाला ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, seller's lien, right of stoppage in transit, right of resale, ऑक्शन सेल। ये सब कुछ अच्छे सेक्शंस है जो एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ऐसा नहीं है बाकी नहीं पूछे जाते, बट ये सेक्शन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।